गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, हम आज से पूर्व की जो कक्षा थी उसमें नियतवादी के समर्थकों की बात कर रहे थे। कॉल रिटर के अनुसार बात की हमने। अब हम बात करेंगे हमबोल्ट के अनुसार। हमबोल्ट ने भी नियतवादी जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पतियों में संबंध स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने इस विचारधारा को एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा अध्ययन किया और अपने व्यक्तिगत उदाहरण से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्राकृतिक दृश्यों के बीच एकता की जो झांकी है वो असंख्य स्थितियों के आधार पर हमें दिखाई देती है। और हमबोल्ट भूमध्य सागर में आकार के प्रभावशाली व्यवस्था को एक अर्थ अंजाम देता है। तो नियतवादी के समर्थन और उसकी आलोचना। नियतवादी में हमबोल्ट के जो समर्थन है, हमबोल्ट और एवं आलोचना। सबसे पहले हम हमबोल्ट की विचारधारा कर लेते हैं नियतवादी के रूप में। नियतवादी के रूप में हमबोल्ट की जो विचारधारा है, हमबोल्ट नियतवादी और जलवायु और प्राकृतिक तत्वों के आधार पर हमबोल्ट ने नियतिवाद के आधार पर जलवायु एवं प्राकृतिक तत्वों में एवं प्राकृतिक वनस्पति से अंतर संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। इन्होंने जाना, इस विचारधारा एक वैज्ञानिक विधि के आधार पर इन्होंने अपनी विचारधारा एक वैज्ञानिक विधि से विधि के आधार पर लागू की। इनमें उन्होंने जाना कि अपने व्यक्तिगत उदाहरणों को उसने आधार मानते हुए लिखा कि भौगोलिक विश्लेषण का अंतिम लक्षण असंख्य प्राकृतिक दृश्यों के बीच एकता की झांकी करना है। उन्होंने अपनी स्थिति के आधार पर एक विचारधारा प्रस्तुत की और माना कि भौगोलिक विश्लेषण के अंतिम रूप में कि व्यक्ति के भौगोलिक विश्लेषण में अंतिम रूप के आधार पर प्राकृतिक जो भूदृश्य हैं, भूदृश्यों में भी एकता की झांकी देखी जा सकती है। इन्हीं एकता की स्थिति के आधार पर उन्होंने कहा कि
हमबोल्ट ने भूमध्य सागर के आधार पर व्याख्या कर लिखा है कि भूमध्य सागर के जो लोग हैं वो शक्ति प्रत्यक्ष प्रभावी दिखाई देती है। तो भूमध्य सागर के आधार पर भूमध्य सागर के लोगों की शक्ति एक प्रत्यक्ष आधार पर देखी जा सकती है। एक प्रत्यक्ष आधार पर आप देख सकते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति अपनी भावना स्पष्ट करके उस स्थितियों को स्पष्ट कर सकता है, साकार सकता है। इन्होंने ये बताया कि भूमध्य सागरीय स्वरूप में जो विकास की स्थिति होती है वो हर क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी स्थिति सागर से आगे की स्थिति को प्रगति करती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सागरीय क्षेत्रों के लोगों की जो शक्ति दिखाई पड़ती है उन्हीं के आधार पर लोगों का विश्वास बनता जाता है, क्योंकि भूमध्य सागर के लोग साहसी होते हैं। नियतवादी की जो आलोचना की स्थिति है उसका अध्ययन करते हैं। नियतवादी जो स्थिति 20वीं शताब्दी में नियतवादी की मान्यता कम होने लगी थी, क्योंकि मानव क्रियाएं जो का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ने लगा और धीरे धीरे मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हुए बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हुई जो वातावरण का प्रभाव मानव ने बुद्धि के आधार पर अपने आप को ढालने की कोशिश की या भौगोलिक निश्चयवाद की स्थिति को अपना लिया था। तो नियतिवाद की आलोचना। बीसवीं शताब्दी के अंत में के बाद नियतिवादी विचारधारा का धीरे धीरे महत्व कम होने लगा, क्योंकि इन स्थिति के आधार पर
मानव धीरे धीरे अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपनी सभी उपलब्धियों को साकार करते हुए भौगोलिक वातावरण में कुछ परिवर्तन लाया और निश्चयवाद की स्थिति को संभववाद में बदला। इसकी आलोचना का प्रमुख कारण है, आलोचना की जो उदाहरण है, आलोचना का जो उदाहरणार्थ है उसकी बात करते हैं। एक ही वातावरण में मानव के विभिन्न समूह में समान प्रतिक्रियाएं जागृत नहीं हो सकते, ये इनकी बहुत ही गलतफहमी है। इन्होंने कहा कि हर वातावरण की मानव समान पाई जाती प्रकृति, उनका स्वभाव उनके अनुसार होता है। वह समान वातावरण होते हुए भी आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशाओं में समानता नहीं पाई जा सकती है। टुंड्रा प्रदेशों में भौगोलिक दशाओं के उत्तरी कनाडा और साइबेरिया की विद्यमानता है, परंतु इसके निवासी एस्किमो सेमोट्स लोग भी सांस्कृतिक भिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो पहली आलोचना है, एक ही वातावरण में रहने वाले लोग अपनी सभी विशेषताओं के कारण एक समान नहीं हो सकते, एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर असमानता होती है। तो सभी क्षेत्र के जलवायु के आधार पर नहीं कह सकते। जैसे ठंडे भागों में टुंड्रा तथा साइबेरिया के क्षेत्रों में भौगोलिक दशाओं के कारण एस्किमो सेमोयड्स की संस्कृति भिन्न है। सेमोयड्स की संस्कृति भिन्न होती है। इनकी जो संस्कृति है, इनके विचार हैं, ये सभी अलग अलग स्थितियों में होते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि ब्राजील, कांगो बेसिन, इंडोनेशिया के विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में जो जनजाति रहती है, उनमें भी काफी अंतर देखा गया है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि वातावरण जनित तत्व स्वयं कठिनाई से जनसंख्या के वितरण को व्यक्त करते हैं। चीन का जनसंख्या घनत्व अधिक और उसके अलावा काफी क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व कम मिलता है। ये सभी उनकी जलवायु, भौतिक स्वरूप, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ क्षेत्र के लोग पूजा अर्चना में विश्वास करते हैं, भक्ति भावना में विश्वास रखते हैं और अपने आप को झुका देते हैं, राष्ट्र के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। कुछ स्थिति ऐसी होती हैं कि जहाँ के लोग उनकी जलवायु के आधार पर न होकर उनकी बुद्धि के आधार पर, उनकी शारीरिक स्थिति के आधार पर, सोच के आधार पर निर्भर करती है। अब दक्षिणी क्षेत्रों में जो औद्योगिक क्रांति विकास हुआ, उसका प्रमुख कारण वहाँ की तकनीकी सुविधाओं का मिलना था।
परंतु कभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधन है पर उसमें तकनीकी विकास नहीं होता है, तो ये भी काफ़ी भिन्नताएं उनमें देखने को मिली हैं। इनके अलावा स्टेपी जो क्षेत्रों में घास का जो क्षेत्र है, मिट्टी की परिवर्तन देखा गया है। उन क्षेत्रों में कोई चलवासी पशुचारण स्थिति अपनाता है, कोई आखेट की क्रिया करता है, तो एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों में काफ़ी भिन्नताएं देखी गई हैं। तो इसे नहीं कह सकते जलवायु वहाँ को क्षेत्रों को प्रभावित करती है।